आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th हिंदी कृतिका चैप्टर 4 माटी वाली जो कि विद्यासागर नोटियाल के द्वारा लिखी गई एक कहानी है वह पढ़ाऊंगी और उसके प्रश्न उत्तर भी हल कराऊंगी। इस कहानी में बताया गया है कि एक औरत जो कि माटा खान से मिट्टी लेकर आती थी और वहां आसपास में जो टिहरी शहर बसा हुआ था वहां के लोगों में उसका काम मिट्टी पहुंचाने का था, क्योंकि वह मिट्टी पहुंचाने से ही उनके घरों के चूल्हों की लिपाई होती थी और उसी के कारण वहां खाना पकता था। अब इस कहानी में उसके साथ क्या क्या हुआ यही सब हम आगे पढ़ेंगे। तो कहानी आगे शुरुआत करते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर अर्थात कनस्तर माटी वाली, जो कि माटी वाली थी, जो औरत माटी वाली के नाम से प्रसिद्ध थी, उस औरत ने उस शहर में जो आखिरी मोहल्ले में आखिरी घर बना हुआ था वहां पर अपने सिर पर जो बोझ धरा था मिट्टी से भरा हुआ उसे उतार दिया। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। अब लेखक कह रहे हैं कि जो टिहरी शहर है वहां ऐसा कोई घर नहीं था जहां उस माटी वाली को जानता नहीं था, क्योंकि वह सभी घरों में मिट्टी पहुंचाने का काम करती थी और उसका वहां कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं था, यानी कि उसके अलावा ऐसा कोई दूसरा नहीं था जो वहां उन शहरों में मिट्टी पहुंचाने का काम करता था। और यदि वह मिट्टी न पहुंचाती तो वहां उनके चूल्हों का जलना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उन चूल्हों की लिपाई नहीं हो पाती थी। और इस प्रकार यदि मिट्टी नहीं पहुंचती तो भोजन जुटाने की तरह वह भी एक समस्या हो जाती, क्योंकि घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए ताकि चूल्हे चौकों की सफाई होती रहे। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी वह लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती थी। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। अब लेखक कह रहे हैं कि जो मतलब वो शहर बसा हुआ था भागीरथी और भिलांगना नदी दोनों के तटों पर, तो वहां मिट्टी इस कदर रेतीली थी कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं हो सकता था। इसलिए वह माटी वाली माठा खान जो कि जगह थी जहां पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था वहां से मिट्टी लेकर आती थी और उन शहर के घरों में पहुंचाती थी। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। अब लेखक कह रहे हैं कि जो मतलब वहां जिस भी घर में वह मिट्टी पहुंचाती थी वह सिर्फ एक बार उसे देख लेने के बाद उसका ग्राहक बन जाता था और उससे ही मिट्टी मंगवाता था। और मिट्टी वाली जो थी वह एक नाटे मतलब छोटे कद की एक हरिजन बुढ़िया महिला थी जो माटी वाली के नाम से प्रसिद्ध थी। शहर शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले अर्थात सिर पर बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई और उसने कहा, मेरी माँ ने कहा है कि जरा हमारे भी आ जाना। फिर वो बोलती है, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया और फिर वो औरत बोली, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टेम पर आई है। हमारे घर में
भाग्यवान आए हैं खाते वक्त। अब जो लेखक कह रहे हैं कि वह औरत जो मतलब अपना जो कनस्तर रखती थी, उस कनस्तर को इस्तेमाल करने से पहले उसके ऊपर का ढक्कन काट कर निकाल फेंकती थी, ताकि उसमें मिट्टी अंदर डालने और खाली करने में कोई समस्या पैदा ना हो। फिर जब उसने मतलब को जो मोहल्ले में वह दूसरे घर में कंटर को खाली करने के लिए गई, तो वहां तभी एक 9-10 साल की एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम कामिनी है। और वह उसके सामने आकर खड़ी होती है और कहती है कि मेरी माँ ने आपको वहां बुलाया है हमारे घर पे। तो वह कहती है कि अभी आती हूँ। फिर जब वह वहां पहुंचती है तो उसने उस घर की मालकिन ने उसे कहा कि जो अपने कंटर की मिट्टी है वहां तुम उड़ेल दो यहाँ पर। और फिर उड़ेलने के बाद में उसने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि ये समय हमारा चाय बनाने का है, और तुम्हें भी इस वक्त आने के बाद चाय मिल जाएगी। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह अपनी रसोई में घुस गई। अब वो जो मालकिन थी घर की, उसने मतलब वो चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद में उसने कहा कि तुम ये 2 रोटियां भी ले लो, और रोटियां सौंप कर वह अपनी रसोई में चली गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। अब लेखक ने कहा है कि माटी वाली के पास अपना अच्छा या बुरा भाग्य के बारे में सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। ये क्यों नहीं था? क्योंकि वह एक तो जो सिमल तप्पड़ था वह उसके आखिरी छोर पर रहती थी। फिर दूसरी बात, उससे शहर में पहुंचने के लिए घंटा भर लगता था। और फिर जब इसी बीच उसे मतलब उस माटा खान में जाना, मिट्टी खोदना और मिट्टी से कनस्तर भरना, ये सब इतना करना था, ये सब उसका। और उस कनस्तर को, भरे हुए कनस्तर को वह घर घर पहुंचाती थी। तो इस समय में उसके पास इतना सोचने के लिए वक्त ही नहीं था कि वह अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोच सके, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपना काम करते रहना था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक गहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। अब जो घर की मालकिन थी उसने उसे रोटी दी, तो अब उसके जाते ही वह जो माटी वाली थी उसने मतलब जल्दबाजी में अपना जो सिर पर कनस्तर के नीचे जो ढीला रख रखा था उसे खोलकर उसमें एक रोटी, अपने मतलब फटा हुआ जो कपड़ा खुला, और उसके बाद में उसने चुपके से एक रोटी मोड़कर उस कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यो ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया और कहा, ले सदा बासी सा कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निकल जा। वो जो घर की मालकिन थी उसे चाय देते हुए कहती है कि कोई साग वगैरह तो है नहीं, सब्जी वगैरह, और तू इस चाय के साथ ही ये रोटी खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया और अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। तब वो कहती है कि चाय भी एक साग की तरह है जिसके साथ रोटी लगाकर खाई जा सकती है। फिर वह कहती है, भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी है कि भोजन मीठा। अब जो घर की मालकिन थी वह कहती है कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है, मतलब जब भूख लगती है तो ये देखा नहीं जाता कि वह अच्छी है या बुरी। जो खाना मिलता है उसके लिए देखा नहीं जाता कि वह मीठा है या फिर अच्छा नहीं है। तब उस जो घर की मालकिन थी उसने कहा कि भूख मीठी है या भोजन मीठा। तब उसने कहा कि जब भूख लगी हो तब साधारण भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, अतः भोजन का स्वाद भूख में ही है, क्योंकि अगर भूख नहीं हो तो स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास, ये कथन माटी वाली ने कहा। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करके। अब वो माटी वाली है, वो उस घर की मालकिन से कहती है कि आपने अभी तक पीतल के गिलास संभाल के रखे हैं। तो वो घर की मालकिन कहती है कि हमारे पुरखों की ये अमानत है और इसे हमने संभाल के रखा है, क्योंकि मेरा मन नहीं मांगता कि इसे हम हराम के भाव बेच दें।
क्योंकि पता नहीं कैसे उन्होंने अपना पेट काट कर इन चीजों को संभाल कर रखा था। दो दो पैसे जमा करके करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीजें, जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव जरा पूछो, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं तमाम बर्तन भांडे। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। अब वो जो माटी वाली है उसको मतलब वह जो घर की मालकिन है वह कहती है कि मतलब किस तरह हमारे पुरखों ने ये सब चीजें खरीद कर और उनकी अमानत के रूप में संभाल कर रखी है, तो इन्हें बेचने का मेरा मन नहीं करता। फिर वह सोचती है कि मतलब जैसे भी हो कैसे भी हो, लेकिन अपनी चीज का मोह बुरा होता है, तो वह सोचती है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस शहर से अगर कभी हमें छोड़कर जाना पड़ा तो हम कैसे जाएंगे। तब वह माटी वाली बोलती है कि ठकुराइन जी जमीन जायदाद के जो मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे जमीन जायदाद बेच के, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इधर उधर घूमने के और उस खाली खोली के। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे दो रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर से बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही सख्त बुड्ढा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही तीन रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुड्ढे का। अब वह लेखक कह रहे हैं कि जब मतलब उसे दूसरे घर से भी दो रोटियां और मिली तो उसने ये वे रोटियां भी संभाल के रख ली। और किसके लिए, जो उसका पति था बूढ़ा व्यक्ति, उसके लिए। तो वह सोचती है कि मैं जब घर पहुंचते ही उस बुड्ढे को ये तीनों रोटियां दूंगी तो वह खुश हो जाएगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ है नहीं अभी। तब उसे जवाब सुनाई दिया कि भूख मिटी की भोजन मीठा। तब उसे वो बात याद आई कि भूख लगी हो तो अस्वादिष्ट भोजन भी मीठा लगता है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं कि कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने फिर विभिन्न स्थानों में फैलो घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेकार करनी होती है। अब लेखक कह रहे हैं कि उस मिट्टी वाली के पास अपना कुछ भी नहीं है और उसे शहर से अपने घर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। और घर पहुंचने से पहले ही रात गिरने लगती है, क्योंकि उसका अपना तो कुछ है नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। और जो झोपड़ी उसने बचा रखी है, जो बना रखी है, तो वह भी एक ठाकुर की जमीन पर है। और वह ठाकुर उस जमीन पर रहने की एवज में उस माटी वाली से अपने घर में काम करवाता रहता है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी और बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने दो रोटियां। अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद डेढ़। अब उसे ज्यादा नहीं पछता। बाकी बची डेढ़ रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। अब लेखक कह रहे हैं कि जब वह बुढ़िया अपने घर चली घर की तरफ तो उसने कहा कि ये कोरी रोटियां मैं अपने बूढ़े को नहीं दूंगी, अर्थात अपने पति को नहीं दूंगी। उससे मतलब इसके बदले तो मैं उसके जो माटी बेचने से मुझे जो आमदनी हुई है उससे मैं पाव प्याज खरीद लेती हूँ और उन प्याज को कूट कर जल्दी जल्दी उसकी सब्जी बना दूंगी और सब्जी बनाकर जैसे ही तैयार होगी मैं अपने बूढ़े को दो रोटियां खिला दूंगी। लेकिन वो फिर सोचती है कि दो रोटियां तो वह खा नहीं सकता, क्योंकि वो या तो एक रोटी खाएगा या डेढ़ रोटी, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका है तो उसके पचेगी नहीं। अब जो बाकी जो डेढ़ रोटी बच जाएगी उससे मैं अपना काम चला लूंगी, क्योंकि मैं एक रोटी तो पहले ही खा चुकी हूँ। और यही सब सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांवों की आवाज सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अब लेखक कह रहे हैं कि यही इसी
जब वह सोच रही थी कि मैं बूढ़े को इतनी रोटियां दूंगी, ऐसे सब्जी बनाऊंगी, उसी उधेड़-बुन में वह जब घर पहुंची तो उसे मतलब उसके मतलब जैसे ही वह घर पहुंचती थी, हमेशा उसका बुड्ढा उसे देखकर चौंकता था, लेकिन आज कुछ भी हलचल नहीं। तो उसने मतलब अपनी नजरें नहीं घुमाई, तो जैसे ही घबराई हुई जाकर उसने अपने पति को छूकर देखा तो वह मृत्यु को प्राप्त कर चुका था, अर्थात मर चुका था, अर्थात वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा, वह रहती कहाँ है? अब जैसे जो टिहरी शहर था उस पर टिहरी बांध बन रहा था और वह भी नदी किनारे बसी हुई थी, तो वह उससे पूछी, जो वहां का जो साहब था वह आया और उससे पूछता है कि वह कहाँ रहती है। तो तुम फिर वो बोलता है कि तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। तब वो माटी वाली बोलती है, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देती गुजर गई साहब। फिर वो बोलता है, माटी कहाँ से लाती हो? तो माटा खान से लाती हूँ माटी। मैं बोली, माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। तो वह पूछता है कि जो माटा खान है जहाँ से तू मिट्टी लाती है वह क्या तुम्हारे नाम पर है? अगर है तो मैं हम तुम्हारा उसमें नाम लिख देंगे। तो वह बोलती है, माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी नहीं। तो वह बोलती है, माटा खान से तो मेरी रोजी रोटी चलती है, अर्थात मुझसे घर का खर्चा चलता है, मुझे खाने पीने को मिलता है। तो वो बोलता है कि हमें वो रोजी नहीं, तुम्हारी जो जमीन है उसका हमें कागज वगैरह चाहिए। फिर वो बोलती है, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब ये सब मेरे पास नहीं रहने वाला है, तो वह पूछती है उस साहब से कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। अब लेखक कह रहे हैं, जैसे ही टिहरी बांध का जब पुनर्निर्माण चल रहा था, तो उसके कारण जो पानी की जो पानी रोकने की जो सुरंगें थी, मतलब उन सुरंगों को बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद में वह जो वहां नदी का जो पानी था वह शहर में आने लगा, और इस कारण शहर में मतलब अफरा तफरी मच गई और शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। और पानी भर जाने से सबसे पहले जो शमशान घाट थे वही डूबे। फिर माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब उस औरत ने ये बात क्यों कही? क्योंकि वह जो मतलब जो भी मतलब किसी जगह स्थापित होता है, या फिर जो मतलब अपने उसी जन्म से मतलब जैसे ही जन्म से वह किसी जगह पर रहता है, और जैसे किसी मुसीबत या किसी परेशानी के कारण उस जगह को जब उसे छोड़ना पड़ता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका सब कुछ छिन रहा है। एक तरह से मतलब उसका पुनर्जन्म होगा वह जब वह दूसरी जगह जाएगा, और उसका मन नहीं मांगता अपनी पुरखों से जुड़ी हुई इस जमीन को छोड़ने का, या फिर उस जमीन को छोड़ने का जिस पर वह उम्र से रहता आया है, जिंदगी भर रहता आया है। तो इसलिए उसने कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। क्योंकि माटी वाली भी इसी मानसिकता से गुजर रही थी कि जैसे यदि यहाँ पर बांध बन गया तो मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी और दूसरी जगह तलाशनी होगी जहां पर पता नहीं मेरा कैसा गुजर बसर होगा, या फिर मैं बस भी पाऊंगी या नहीं। क्योंकि इस तरह इस जगह को छोड़ना एक तरह से मेरे लिए मृत्यु के समान है। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर, शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को इसलिए पहचानते होंगे क्योंकि पूरे शहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। वही सबके घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी दिया करती थी, लाल मिट्टी की सबको जरूरत थी, इसलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी, इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। माटी वाली की गरीबी, फटेहाली और बेचारगी भी उसकी पहचान का एक कारण रही होगी। प्रश्न नंबर 2, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? क्योंकि माटी वाली अत्यंत गरीब बूढ़ी हरिजन महिला थी। टिहरी शहर में घर घर माटी पहुंचाने के अलावा उसकी आजीविका का कोई दूसरा साधन न था। उसके पास खेती के लिए न कोई जमीन न थी और न रहने के लिए। वह ठाकुर की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहती थी, जिसके लिए उसे बेगार करना पड़ता था। वह सवेरे माठा खान के लिए निकलती, माटी खोदती, भरती और टिहरी के घरों में पहुंचाती थी। उसे अपनी झोपड़ी तक लौटते लौटते शाम हो जाती या रात गहराने लगती। माटी बेचने या घरों से मिली रोटियां खाकर सो जाती।
ऐसी दिनचर्या में माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। प्रश्न नंबर 3, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न में यह तथ्य छिपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं हुआ करता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। इसलिए रोटी चाहे रूखी हो या साग के साथ या चाय के साथ वह भूख के कारण मीठी प्रतीत होती है। अतः रोटी के स्वाद का वास्तविक कारण भूख होती है। प्रश्न नंबर 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, हमारे पुरखों के समय इतने साधन और सुविधाएं न थी। उन्हें हर चीज पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आमदनी कम होने से मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करना भी कठिन हो जाता था। इसके बाद भी उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ पैसे बचाकर अनेक कलात्मक वस्तुएं एकत्र की और उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए। इनसे उनकी मेहनत, लगन और बचत की घटनाओं का पता चलता है। नई पीढ़ी के लिए ये वस्तुएं विरासत जैसी होती हैं। इनसे हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति का ज्ञान मिलता है। ये वस्तुएं हमारे पूर्वजों की रीतियों एवं आर्थिक सामाजिक स्थिति का परिचय कराती हैं। यहाँ आने वाली पीढ़ियों का दायित्व है कि वे विरासत की इन वस्तुओं को संरक्षण करें तथा भावी पीढ़ी को सौंप जाएं। पूर्वजों की मेहनत और गाढ़ी कमाई से बनाई गई इन वस्तुओं का महत्व जानकर ही मालकिन का मन इन्हें आराम के भाव में बेचने को नहीं करता है। प्रश्न नंबर 5, माटी वाली को रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? इसका उत्तर है, माटी वाली का रोटियों को इस तरह गिनना बताता है कि वह बहुत गरीब है। उसके पास पेट भरने के पर्याप्त साधन नहीं है। वह रोज कमाती है और खाती है। इससे यह भी पता चलता है कि उसे केवल अपना ही नहीं, अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना होता है। इसलिए उसे रोटियों का बराबर हिसाब रखना पड़ता है। प्रश्न नंबर 6, आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, माटी वाली टिहरी शहर के घरों में माटी देकर अपनी रोटी रोजी चलाती थी। यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है। ऐसे ही एक घर में माटी देने पर घर की मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी। उसे एक अन्य घर से भी 2 रोटियां मिली। इनमें से उसने एक खाकर बाकी को घर ले जाने के लिए बचा लिया ताकि वह अपने असक्त एवं बीमार बूढ़े को दे सके। आज माटी बेचने से हुई आमदनी से वह एक पाव प्याज खरीदकर कूट तलकर उसकी सब्जी बनाना चाहती है ताकि बूढ़े को सूखी रोटियां न खानी पड़े। इससे बूढ़ा खुश हो जाएगा। इस कल्पना से माटी वाली खुश है क्योंकि रोटियों के साथ सब्जी देकर बूढ़ा प्रसन्न हो जाएगा। उसकी प्रसन्नता का अनुमान कर वह बहुत खुश हो रही है। प्रश्न नंबर 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन का आशय है कि गरीब आदमी का रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता। इसलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उखड़ गया तो फिर उसकी मिट्टी खराब हो जाती है। वह मारा मारा फिरता है। इसलिए उसे अपने निवास स्थल पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। उसे अंतिम यात्रा अर्थात शमशान तक वही रहना चाहिए जहां का वह मूल निवासी है। प्रश्न नंबर 8, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका उत्तर है, विकास एक आवश्यक प्रक्रिया है जो अपने साथ ढेर सारी खुशियां और रंगीन सपने लेकर आता है। विकास के क्रम में जो कार्य किए जाते हैं वे कुछ लोगों के हृदय पर ऐसे घाव दे जाते हैं जिनका दुख वे आजीवन भोगते हैं। विकास के नाम पर नदियों पर बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं जिससे शहर, गांव, जंगल, उपजाऊ जमीन आदि जलमग्न हो जाती हैं। बांध बनाने से पहले वहां रहने वाले को अन्यत्र विस्थापित किया जाता है जिससे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोगों के बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होता है। यद्यपि सरकार इन लोगों के विस्थापन की व्यवस्था करती है परंतु माटी वाली की तरह बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जमीन जायदाद का प्रमाण पत्र नहीं होता है। इन लोगों को तब विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी स्थिति न घर की न घाट की वाली हो जाती है। वास्तव में विस्थापन अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है जिनको समाधान विस्थापन से पहले ही कर लेना चाहिए। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।